Good evening, dear students. In previous class, we discussed about heat and temperature and units of measuring temperature and some numericals related to relation between Fahrenheit, Kelvin and Celsius. Clear? And today we will discuss about heat and its unit. Clear? Actually, we have already discussed about heat in previous video, so let's remind it. So what is heat? Heat is a form of energy. Heat is not a material, na? Heat is a form of energy, and a unit of heat is calorie. Clear? Okay, and calorie is a CGS unit, centimeter gram second. Clear? And its SI unit is joule. Joule is a SI unit of heat. So what is the relation between calorie and joule? 1 calorie is equal to 4.18 joule. Clear? चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये CGS यूनिट और SI यूनिट क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हर एक कंट्री का अपना अपना एक लैंग्वेज होता है। जैसे कि हमारी इंडिया का हिंदी है, और कई जगह फ्रेंच है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेज चलते हैं। ठीक है, लेकिन सभी कंट्रीज़ के लिए एक स्पेशल कॉमन लैंग्वेज होता है जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब हर जगह उसको समझ सकते हैं, हर जगह उसको यूज़ किया जाता है। ठीक उसी तरह CGS यूनिट भी एक तरह से यूनिट का मेजरमेंट है। जैसे C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, और ये सेकंड। ठीक, सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मास को मेजर करने के लिए ग्राम, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड। वैसी FPS होता है फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, वैसी होता है MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। तो ठीक उसी तरीके से SI यूनिट होता है। SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट मतलब ये जो SI यूनिट है उसको पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है। क्लियर? अब यहाँ से 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल कहाँ से आया? तो ये यूनिट जो है यहाँ से आया। 1 ग्राम वाटर को अपन टेम्परेचर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करे, मतलब कितना डिग्री? 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करे। कितने ग्राम वाटर का? 1 ग्राम वाटर का। तो उसको टेम्परेचर को 14.5 से 15.5 इंक्रीज करने के लिए कितना हीट एनर्जी चाहिए? तो 1 कैलोरी हीट एनर्जी चाहिए। और जूल में कितना चाहिए? 4.18 जूल चाहिए, क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। क्लियर है? तो ये यूनिट है जिससे अपन हीट को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। याद रखिएगा, हीट इज नॉट अ मटेरियल, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट में सबसे पहले तो ये जानना है कि हीट ट्रांसफर होता भी है कि नहीं। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे आपने घरों में देखा होगा, घरों में अपन क्या करते हैं, गैस सिलेंडर के ऊपर एक कंटेनर में किसी भी चीज को रख लेते हैं। चलो मान लेते हैं वाटर। ठीक है, तो वाटर को रखने के बाद अपन गैस को ऑन कर देते हैं। वो ऑन करने के बाद अपन क्या करते हैं, थोड़ी देर ऑन रहने देते हैं। फिर उस कंटेनर के अपर पोर्शन को अपन क्या करते हैं, टच करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो अपने को कोई भी हॉट फील नहीं होता, वो जो कंटेनर है वो। लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है तो वो जो अपर पोर्शन है वो कंटेनर का, वो क्या होता जाता है, हॉट होते जाता है। ये चीज आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, अब ये क्यों हुआ? जबकि हमने जो अपर पोर्शन है वहां पर तो कोई भी हीट या फिर कोई भी गर्म चीज को नहीं दिया था। तो हम हीट कहाँ पे दे रहे थे? तो कंटेनर के लोअर पोर्शन पे। ठीक है, अब वो जो हीट है कंटेनर के लोअर पोर्शन में था, और टाइम टू टाइम कहाँ पे पहुंच गया? अपर पोर्शन पे। मतलब हीट यहाँ पे दे रहे थे और वो हीट धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए यहाँ तक पहुंच गई। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? जो हीट है क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्लियर? और मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे कि अपन किसी भी कंटेनर में लेके वाटर को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो वाटर को गर्म करने से क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद वेपराइज्ड होने लगता है। ठीक है, वेपराइज्ड होने लगता है, वेपर के फॉर्म में ऊपर जाने लगता है। अब आप उस कंटेनर के ऊपर में ऐसे हाथ रखो तो वहां पर थोड़ा सा हॉट फील होता है।
तो वो क्यों फील हुआ, क्योंकि जबकि तो हम हीट यहाँ पे दे रहे थे, वाटर गर्म हुआ, गर्म होने के बाद वेपर में कन्वर्ट हुआ और वो जो वेपर है वो गर्म होकर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए ये जो हीट है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। तो उस कंडीशन को भी अपन बोल सकते हैं कि जो हीट है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर। सन से जो रेस आती है वो अपने को गर्म लगता है, जबकि हीट कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, सन में, लेकिन उसकी गर्मी जो है कहाँ तक पहुंच जाती है, अर्थ सरफेस तक पहुंच जाती है। तो अपन बोल सकते हैं वहां से जो हीट है ट्रेवल करते करते कहाँ तक आ गया, अर्थ सरफेस तक। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो हीट है वो क्या होता है, ट्रांसफर। अब जो हीट है वो ट्रांसफर होने के कई तरीके हैं, अपने को पढ़ना है। फर्स्ट है कंडक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। देन सेकंड वन कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन। एंड थर्ड वन हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, कंडक्शन। तो कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर किस में होता है, सॉलिड मटेरियल में। याद रखना, कॉपी में नोट कर सकते हो, कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर केवल सॉलिड मटेरियल में होता है, ठीक है। चलिए आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं। चलिए अपन कंडक्शन को समझते हैं, क्या होता है आखिर कंडक्शन। अपन यहाँ पे एक रॉड लेते हैं, मेटेलिक रॉड लेते हैं, फिर उसके लेफ्ट साइड को, जिसको अपन मान लेते हैं क्या, ए, और इधर को अपन मान लेते हैं क्या, बी, ठीक। ए साइड को अपन क्या करते हैं, फायर के पास ले जाते हैं। अब फायर के लिए आप कोई भी चीज यूज करते हो, बर्नर यूज कर सकते हो, कैंडल वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो। और उसको दूसरे एंड बी को अपन क्या करते हैं, एक कंटेनर में जिसमें क्या रखा हुआ है, आइस, उसमें रख देते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा सिस्टम है वो पूरा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि उसका एटमॉस्फेयर से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मैं सिंपली आइस को आइसोलेटेड सिस्टम में रख दूं तो वो कभी भी मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। ना तो उसका टेम्परेचर राइज होगा ना ही डिक्रीज होगा। क्लियर। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं अपन आइसोलेटेड। तो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम में अपन उसको बंद करके रख दिए पूरे सिस्टम को, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये फायर के पास ऐसा ले जाते हैं एयर एंड को, तो क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद, ठीक है, 2-4 मिनट के बाद यहाँ जो आइस है, इस कंटेनर में जो आइस रखा हुआ वो क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है, ठीक है। अब ये मेल्ट हो रहा है, मतलब आइस कब मेल्ट हो जाए, जब उसको क्या मिलता है, हीट मिलता है। आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आइस को हीट मिला तो क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। लेकिन अभी तो अपन यहाँ पे आइस को कोई भी हीट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कहाँ से ये इसको हीट मिल रहा है, तो उसको देखते हैं। यहाँ से जो बर्नर अपन यूज कर रहे हैं, कैंडल अपन यूज कर रहे हैं, वहां से हीट मिल रहा है, मतलब ये क्या है, सोर्स ऑफ हीट। अब क्या हो रहा है, ये जो हीट है ना, ये मेटेलिक रॉड के मॉलिक्यूल्स को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हो। कोई भी जो मटेरियल है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने रहते हैं, और उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो ये है छोटे छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। मॉलिक्यूल से भी छोटा पार्टिकल होता है एटम, और एटम के अंदर भी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसे होता है, जब इसको हीट मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है, तो ये जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है ना, वो क्या करने लगता है, ऐसा वाइब्रेट करने लगता है। क्या करता है, वाइब्रेट। क्यों, अब वाइब्रेशन कहाँ से आया, तो वाइब्रेशन कहाँ से आया, इसको जब हीट एनर्जी मिला, तो हीट एनर्जी मिला तो ये जो है वो ऐसा क्या करेगा, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, ठीक। अब ये जब ऐसा वाइब्रेट करेगा तो इसके नेबरिंग जो मॉलिक्यूल है वो भी ऐसा वाइब्रेट करने लगेगा, क्योंकि ये जब इस पे फोर्स लगाएगा तो थोड़ा सा कम स्पीड से ये भी ऐसा क्या करने लगेगा, वाइब्रेट। अब जब ये वाला वाइब्रेट करेगा तो इसका नेबरिंग मॉलिक्यूल भी थोड़ा सा कम स्पीड से ऐसा वाइब्रेट करेगा, और ये जो वाइब्रेशन है लगातार क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं सबसे ज्यादा वाइब्रेशन यहाँ पे, फिर लगातार कम होते होते वाइब्रेशन यहाँ तक पहुंच जाएगा। और ये जब ऐसा वाइब्रेशन होगा तो ये अपना वाइब्रेशन किसको ट्रांसफर करेगा, आइस मॉलिक्यूल्स को, तो वो क्या होने लगेगा, उसको हीट मिलने लगेगा। ये जो वाइब्रेशन उसको क्लास 11th में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। इस वाइब्रेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, हीट का ट्रांसफर होना। मतलब हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, मॉलिक्यूल जो अपना हीट है, सबसे पहले तो खुद हीट ले रहा है, किससे, सोर्स से। उसके बाद हीट लेने के बाद अपना जो हीट है उसको नेबरिंग मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, हैंड ओवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा,
इस मेथड में जो मॉलिक्यूल्स है अपने पोजीशन को नहीं छोड़ता, मतलब जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है वो मॉलिक्यूल्स यहीं पे रहेगा, बॉन्डेड है, ठीक है। ये केवल क्या काम करता है, अपने हीट को अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को हैंड ओवर करता है, फिर ये वाला अपने नेबरिंग को हैंड ओवर करता है और ये प्रोसेस लगातार चलते जाता है। तो अल्टीमेटली हीट यहाँ पे पहुंचते जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर, क्योंकि हीट यहाँ पे अपन दे रहे थे और वो हीट यहाँ पे पहुंच रहा है, तो हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर। बताइए मेटेलिक जो रॉड है वो कैसा मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल, और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है कौन से मेथड से हो रहा है, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। क्लियर है, होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ मटेरियल दिए गए हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। ये सब आप पहले से जानते हो। इंसुलेटर जिसमें हीट कंडक्ट नहीं होता, हीट को फ्लो नहीं होने देता, कंडक्टर्स जिसमें हीट फ्लो आसानी से हो सकते हैं, और पुअर कंडक्टर जो हीट को आसानी से अलाउ नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है एबोनाइट, एस्बेस्टस, और यहाँ पे पुअर कंडक्टर्स में वुड, ग्लास, और यहाँ पे कंडक्टर्स में ऑल द मेटल्स एंड वाटर। क्लियर, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन। चलिए यहाँ पे कन्वेक्शन का प्रोसेस को समझते हैं। कन्वेक्शन के लिए अपन जो हीट का ट्रांसफर होता है, याद रखना फ्लूइड्स में होता है। अब फ्लूइड्स किसको बोलते हैं, हर वो चीज जो फ्लो होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स में दो चीजें आती है, एक है लिक्विड और दूसरा है गैस। लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड में आते हैं। क्लियर, ठीक। और फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, जो चीजें फ्लो होती है उसको फ्लूइड्स बोला जाता है। आप सभी को पता होगा लिक्विड भी फ्लो होते हैं और गैस भी फ्लो होते हैं, जैसे एयर, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंटेनर में हमने क्या लिया, वाटर लिया, और उसको कोई सोर्स ऑफ हीट लिया और उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है धीरे धीरे हॉट होने लगेगा। अब हॉट होने के बाद जब टेम्परेचर हीट देंगे तो टेम्परेचर राइज होगा, फिक्स है, और टेम्परेचर राइज होने के बाद एक टेम्परेचर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वहां पे वाटर जो है बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, और जैसे ही बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होने लगेंगे, वेपराइज्ड। अब वेपराइज्ड कैसे होते हैं, तो आप सभी को पता होगा जो है वाटर है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जाने लगते हैं, ठीक है। अब वेपर के फॉर्म में जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। अब देखिए यहाँ पे हो गया था प्रोसेस, जब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को, वाटर का मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स को जैसे ही हीट मिलता है, कहाँ से, सोर्स ऑफ हीट से, तो ये क्या होने लगता है, लाइटर होने लगता है। लाइटर होने का मतलब हल्का होना, मतलब जैसा पहले इसका वेट था उसकी कंपैरिजन में वो हल्का होता जाता है, और जैसे हल्का होता जाएगा ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा, क्योंकि हल्की चीजें हमेशा ऊपर रहती है, ठीक है। डेंसिटी इसका जैसे जैसे कम होता जाएगा, लाइटर होते जाएगा ये मॉलिक्यूल, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर और हल्का होगा तो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ऐसा करते करते वो ऊपर जाएगा। जितना ज्यादा हल्का होगा उतना ही वो ऊपर जाते जाएगा। ऐसे अपन एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में समझे, सभी मॉलिक्यूल्स लाइटर होते होते ऊपर जाएंगे, ठीक। अब देखिए सोचने वाली बात यह है कि ये मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे का मॉलिक्यूल, ये सब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर का स्पेस खाली होगा, तो यहाँ पर का स्पेस कौन लेगा, इसका जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है, इसका जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है यहाँ पे आएगा, फिर से ये क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ ऐसा जाते जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर है उसमें मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन छोड़ रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स लाइटर होने के बाद वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगते हैं, अपना पोजीशन छोड़ देते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को अपन बोलते हैं हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन, ठीक है। अब क्यों बोले ट्रांसफर, क्योंकि देखो हीट यहाँ पे दे रहे हैं, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है गर्म होकर यहाँ पर जब पहुंचेगा इस वाले एरिया में, तो ये वाला एरिया भी तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो देखिए हीट यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, किसके थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, ठीक है। इसका और एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। चलिए अपन विंड साइकिल को समझते हैं। दो बातें होंगी यहाँ पे, एक डे टाइम के लिए, एक नाइट टाइम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डे टाइम को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपन सी या फिर रिवर ले लेते हैं और उसके सामने यहाँ पे लैंड, ठीक है। ये वाला पोर्शन लैंड वाला पोर्शन है और ये वाला सी या फिर रिवर का, ठीक है। अब क्या होगा, डे टाइम पे सन से रेस आएंगी, ठीक है। यहाँ से सन रेस आ रही है, तो सन रेस जब आएंगी तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, वो क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये इसके ऊपर वाला जो एयर है वो सी के ऊपर है और इसके ऊपर जो एयर है वो लैंड के ऊपर है। तो वाटर को गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू लैंड।
तो लैंड के ऊपर वाला जो एयर है वो आसानी से गर्म हो जाएगा, और सी के ऊपर वाला जो एयर है उसको गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, क्यों टाइम लगता है उसको आगे समझेंगे, आगे एक टॉपिक है। ठीक है, अभी बस इतना जान लीजिए कि सी के ऊपर वाला या फिर सी वाटर को जो गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लैंड पोर्शन को गर्म होने में कम टाइम लगता है। तो यहाँ पर का जो एयर है बहुत जल्दी से गर्म होगा, और गर्म होने के बाद इसके जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है, एयर भी फ्लूइड में आता है, आपको बताया था कुछ देर पहले। तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है गर्म होने के बाद ये किधर जाती है, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि गर्म होने के बाद वो लाइटर होते जाएंगी, और लाइटर होने के बाद वो ऊपर की तरफ क्या होने लगेंगी, ट्रेवल। तो यहाँ पर का जो एयर है वो ऊपर जाएंगी, तो यहाँ पर कहीं स्पेस खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं स्पेस का जगह लेने कौन आएगा, तो ये सी के ऊपर जो एयर है वो किधर आएगा, ये वाले पोर्शन में आता जाएगा। और इस तरीके से ये जो एयर है फिर से गर्म होती जाएंगी और फिर ऊपर जाती जाएंगी, और ये जो है एक साइकिल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, साइकिल। तो साइकिल देखो कैसे बना, तो यहाँ से देखिए ये वाले पोर्शन में आपके ऊपर जो एयर है वो एयर का डायरेक्शन किधर होगा, फ्रॉम सी टू लैंड, फ्रॉम सी टू लैंड। देख सकते हैं कौन से टाइम की बात चल रही है, डे टाइम। तो डे टाइम में जो डायरेक्शन ऑफ एयर है किधर से किधर होता है, सी टू लैंड या फिर रिवर टू लैंड। आया समझ में? और इसी को अपन क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं या फिर रिवर ब्रीज बोलते हैं। अब देखिए सेम चीज को नाइट टाइम पे देखते हैं। डे टाइम पे पूरा दोनों गर्म हो चुके हैं अच्छे से, मतलब यहाँ भी लैंड वाला पोर्शन भी अच्छे से हो चुका है गर्म फुल, और सी वाला पोर्शन भी पूरी तरीके से क्या हो चुका है, गर्म। अब नाइट टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट करेगा। तो टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से होगा क्या, जो लैंड वाला पोर्शन है वो जल्दी से ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। तो यहाँ पे देखे थे कि सी के ऊपर वाला जो एयर है वो देर से गर्म हुआ था, तो ये देर से ठंडी भी होगी। ठीक है, ये जल्दी से गर्म हुआ था तो ये जल्दी से ठंडी भी होगी। तो ये वाला जो एयर है क्या हो जाएगी, ठंडी, और ये वाली जो एयर है क्या रहेगी, गर्म रहेगी इसके कंपैरिजन में। तो अब क्या होगा, ये वाला जो एयर है हॉट रहेगा नाइट टाइम पे, तो ये हॉट एयर किधर जाएंगी, ऊपर। यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के जो कि सी के ऊपर हैं, ये जो एयर है किधर जाती जाएंगी, ऊपर, हल्की होके। ठीक है, अब ये जब ऊपर जाएंगी तो इसका पोजीशन लेने कौन आएगा, इसका नेबरिंग जो मॉलिक्यूल्स है जो कि किसके ऊपर है, लैंड के ऊपर। ये वाली जो एयर है इधर से इधर आएंगी। ठीक है, ये फिर से यहाँ पे गर्म होंगी, फिर से ऊपर जाएंगी, फिर से इधर, मतलब ये फिर से क्या बन गया, ये साइकिल बन गया। अब ये देखो डायरेक्शन ऑफ एयर किधर से किधर है, फ्रॉम लैंड टू सी, मतलब नाइट टाइम पे जो डायरेक्शन ऑफ एयर है वो लैंड से सी की तरफ रहता है। क्लियर, ये चीजें याद रखना आप। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। तो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। याद रखिएगा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम द हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल सन रेस, जैसे कि देख सकते हैं आप, जो सन रेस है वो बहुत दूर से ट्रैवल करते करते कहाँ तक आती है, अर्थ तक आती है, बिना किसी मीडियम के। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया एक सन, यहाँ पे अर्थ, और ये रहा अर्थ का एटमॉस्फेयर। आप सभी को पता होगा कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी एक लिमिट तक है, मतलब एक सर्टेन हाइट तक है, उसके बाद अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। अब वहाँ पे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं है उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, स्पेस, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। अब देखिए वो जो एटमॉस्फेयर के बाहर है, जो सन का पोजीशन है बहुत दूर है सन अपना जो अर्थ है उससे। ठीक है, फिर भी जो सन से रेस आती है वो अपने अर्थ तक पहुंच जाती है और अर्थ को क्या करती है, गर्म करती है। तो यहाँ से देखिए जो हीट है प्रोड्यूस सन में हो रहा है और वो कहाँ पहुंच रही है, अर्थ में। अब जब सन से अर्थ में पहुंच रही मतलब जरूर ट्रांसफर हो रही है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी मीडियम नहीं है। चलिए यहाँ तो मान लेते हैं एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर है तो एयर को गर्म करेगा, तो उसके चलते मान सकते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर के बाद तो फ्री स्पेस है, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब अब्सेंस ऑफ एयर। ठीक, तो यहाँ से जो रेडिएशन है, जो हीट है, बिना किसी मीडियम के क्या कर रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। बिना किसी मीडियम के जब हीट ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं रेडिएशन। क्लियर है? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा तीनों मेथड, और आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इफेक्ट्स ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, ये सब। ठीक है, ओके, थैंक यू।